हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी। और आज जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपकी सीयूईटी पीजी की सीयूईटी पीजी की फ्री सीरीज हम इनिशिएट करेंगे या स्टार्ट करेंगे। तो उसी के फर्स्ट लेक्चर के लिए आज हम विक्टिमोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है विक्टिमोलॉजी, व्हाट इज इट्स हिस्ट्री, उसकी फिलॉसफी क्या है, क्या क्या थ्योरीज होती हैं विक्टिमोलॉजी की, विक्टिम्स की राइट्स क्या होती हैं, कौन विक्टिम्स होता है, कौन से विक्टिम्स इजी टारगेट्स होते हैं, कोर्ट्स का क्या रोल है, इन सभी तरीके की चीजों को आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में। और इसीलिए आप इसको शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो विक्टिमोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं या विक्टिमोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। ऑल्सो ऑब्वियसली उन सबके साथ जो सीयूईटी पीजी एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। राइट। तो आपका सीयूईटी पीजी में विक्टिमोलॉजी का जो सिलेबस है वो यही है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है विक्टिमोलॉजी, हिस्ट्री क्या है विक्टिमोलॉजी की, कैसे इवॉल्व हुआ विक्टिमोलॉजी, और क्या क्या फिलोसफीज हैं जो इससे एसोसिएटेड है। फिर हम देखेंगे यूरोप में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, यूरोपियन एक्सपीरियंस क्या है, अमेरिकन एक्सपीरियंस क्या है, विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम क्या होता है, ये यूएसए में होता है। इंडिया में कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके जो अडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो क्या है विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम, रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या है, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है विक्टिम्स को लेके, लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में क्या प्रेजेंट है विक्टिम्स को लेके, इंडिया में रोल ऑफ कोर्ट्स क्या रहा है टू डेवलप द राइट्स ऑफ विक्टिम। इन सब चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे। क्या है विक्टिमोलॉजी, व्हाट इज विक्टिमोलॉजी? विक्टिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विक्टिम्स, हु आर विक्टिम्स, हाउ दे रिएक्ट व्हेन समथिंग हैपेंस विद देम। विक्टिम्स के साथ जब कुछ हो रहा है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, अगर उनके साथ कोई ऑफेंस हो गया है तो पोस्ट ऑफेंस विक्टिम्स कैसे बिहेव करते हैं, विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट कैसे करें सोसाइटी में, उनको वापस कैसे रेस्टिट्यूट किया जाए। ये सभी चीजें हम देखते हैं विक्टिमोलॉजी में, है ना। इसके बाद विक्टिमाइजेशन कैसे होता है, विक्टिमाइजेशन क्या होता है, विक्टिमाइजेशन का क्या मतलब है। विक्टिम तो वो है जिसके साथ ऑफेंस हो गया, वो आपका विक्टिम है। विक्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, ऑफेंस होने के बाद विक्टिम के साथ सोसाइटी कैसे बिहेव कर रही है, या विक्टिम को कैसा फील हो रहा है जिसकी वजह से उसको फर्दर एक अलग ट्रॉमा मिल रहा है, उसको हम कहते हैं विक्टिमाइजेशन। किसी के साथ ऑफेंस तो हो गया, बट उस ऑफेंस के बाद जिस तरीके से लीगल जस्टिस सिस्टम, जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स, जिस तरीके से सोसाइटी उस इंसान के साथ बिहेव कर रही है, उसकी वजह से उसको जो फील हो रहा है, उसकी वजह से उसको जो एक्स्ट्रा ट्रॉमा फील करना पड़ रहा है, दैट इज आवर विक्टिमाइजेशन। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, किस तरीके से व्हेन दे वर प्रेजेंट इन द ट्रायल, या विक्टिम विटनेस की तरह उन्हें बुलाया गया, या क्या उनका ट्रायल में उनको कुछ बेनिफिट मिला नहीं मिला, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा व्हेन ट्रायल वाज गोइंग ऑन फॉर एन ऑफेंस व्हिच वाज कमिटेड अगेंस्ट देम। दिस इज आल्सो व्हाट वी स्टडी इन विक्टिमोलॉजी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेस दे हैव फेस थ्रू अ क्राइम, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या उनको चीजें फेस करनी पड़ी सोसाइटी में, क्या क्या उनके साथ हुआ ट्रायल के दौरान। जब वो कंप्लेंट फाइल करने गए तो पुलिस ने कैसे उनके साथ बिहेव करा, जब कंप्लेंट फाइल हो गई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में उनके साथ कैसे बिहेव करा। ये सब आपके होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड करता है कॉन्सिक्वेंसेस में, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जो भी आपके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ है, अगर रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, वट, तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसको जो इमीडिएटली फील हो रहा है, ये होते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जब ग्रेजुअली चीजें धीरे धीरे सेटल होने लगती हैं, बट उसके बाद भी लोगों का जो रिएक्शन है, अगर आपको कोई फिजिकल डैमेज हुआ है, कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ है, अगर आपकी कोई बोन फ्रैक्चर हुई है, तो अभी आपका फ्रैक्चर ठीक तो हो जाएगा, बट परमानेंटली यू विल हैव दैट स्कार, permanently you will have that pain kabhi na kabhi when the weather is changing or something else. So all of that comes in your long term consequences. Risks क्या है, कैसे कैसे कोई इंसान एक विक्टिम बन सकता है, what are the risks associated with it, what are the protective factors, क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, कैसी स्कीम्स बनाई जा सकती हैं विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको कॉम्पेंसेशन देने के लिए। ऑल ऑफ दोज आर योर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। विक्टिम का मीडिया में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। जब विक्टिम को मीडिया रिप्रेजेंट करती है, अननेसेसरीली कभी कभी एक्स्ट्रा सिंपैथाइजेशन हो जाता है, अननेसेसरीली विक्टिम ब्लेमिंग हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर आपका सिंपैथाइजेशन है, ये जो आपकी यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग है,
ये किस एक्सटेंड तक सही है और क्या ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी स्टडी, इसका रेगुलेशन, ये सब भी किसका पार्ट फॉर्म करता है? ये सब भी आपका विक्टिमोलॉजी का ही पार्ट फॉर्म करता है। इन सब की स्टडी भी हम विक्टिमोलॉजी के अंदर ही करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग फॉर्म्स ऑफ विक्टिमाइजेशन, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं विक्टिमाइजेशन के, कैसे कैसे विक्टिम के साथ क्या क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी स्टडी करना, ये सब आपका विक्टिमोलॉजी है। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल रिस्पॉन्सेज टू विक्टिमाइजेशन, इनफॉर्मली वो कैसे बिहेव कर रहा है अपने घर वालों के सामने, अगर किसी कोई विक्टिम है अपने घर वालों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज ग्रुप के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है, और फॉर्मली जब वो सोसाइटी में बाहर है या एक ऑफिशियल स्पेस में है तो उसका क्या रिएक्शन है। इन सब चीजों की भी स्टडी हम करते हैं विक्टिमोलॉजी में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं विक्टिम्स के, और विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप्स क्या है, और विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप से क्या फर्क पड़ता है जब हम विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं। जब हम विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। जब भी कोई ऑफेंस होता है तो या तो वो ऑफेंस कोई स्ट्रेंजर कमिट करता है या फिर वो ऑफेंस जो है वो कोई रिलेटिव कमिट करता है। तो हमेशा ये देखा जाता है मोस्ट केसेस में कि जहां पर कोई स्ट्रेंजर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, अगर किसी स्ट्रेंजर ने ऑफेंस कमिट किया है तो देयर इज अ टेंडेंसी कि एफआईआर तुरंत हो जाती है, ठीक है। बट अगर किसी रिलेटिव ने कहीं ऑफेंस कमिट किया होता है तो ऐसा देखा जाता है कि एफआईआर डिलेड होती है या फिर कभी एफआईआर होती ही नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में बहुत केसेस ऐसे होते हैं जहां पर रिलेटिव ने ऑफेंस कमिट किया होता है, रिलेटिव ने सेक्सुअल असॉल्ट किया होता है, बट उन सिचुएशंस में एफआईआर होती है वो बहुत डिलेड होती है, या कुछ कुछ केसेस में तो एफआईआर होती भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप, और इसी से हमने ट्रेस किया है कि कौन सी सिचुएशंस में एफआईआर हो जाती हैं और कहाँ पर किस तरीके से विक्टिम का बिहेवियर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन क्या होता है। दिस इज ऑल्सो योर स्टडी ऑफ विक्टिमोलॉजी, दिस इज ऑल्सो योर विक्टिमोलॉजी में इसे भी पढ़ते हैं। प्राइमरी विक्टिम्स कौन होते हैं? प्राइमरी विक्टिम्स वो होते हैं जिनके साथ ऑफेंस हुआ है, ठीक है, जिनके साथ ऑफेंस हुआ है वो होते हैं आपके प्राइमरी विक्टिम्स। सेकेंडरी विक्टिम्स कौन होते हैं? जो उस विक्टिम का गार्जियन है या जो उस विक्टिम का लीगल एयर है, ठीक है, जो उस विक्टिम का गार्जियन है, जो उसका लीगल एयर है, ये सब आपके सेकेंडरी विक्टिम्स होते हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। विक्टिम के साथ जो गलत हुआ है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसके घर वालों के ऊपर है, तो वही होते हैं सेकेंडरी विक्टिम्स। कुछ राइट्स होती हैं जो सिर्फ प्राइमरी विक्टिम्स के पास होती हैं, पर कुछ राइट्स होती हैं जो सेकेंडरी विक्टिम्स के पास भी होती हैं। जैसे राइट टू क्लेम योर मेडिकल एड जो है वो आपके सिर्फ प्राइमरी विक्टिम के पास होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंडरी विक्टिम्स क्या करेंगे मेडिकल एड क्लेम करके। पर जो आपकी राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन है, राइट टू क्लेम फाइन है, एफआईआर फाइल करने की राइट है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने की राइट है, ये सारी राइट्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही विक्टिम्स के पास होती हैं। और राइट्स ऑफ विक्टिम्स क्या होती हैं, राइट्स ऑफ विक्टिम्स कैसे इवॉल्व होती हैं, इन सभी चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? विक्टिमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ विक्टिमोलॉजी। तो जो आपका विक्टिमोलॉजी है ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। पहले जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता था वो सिर्फ सोसाइटी और अक्यूज्ड को देखता था कि क्या ऑफेंस होने की वजह से सोसाइटी पर उस ऑफेंस का क्या इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट की वजह से अक्यूज्ड को कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए। विक्टिम क्या है, विक्टिम के साथ क्या हुआ है, विक्टिम क्या सफर कर रहा है, इसके ऊपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ज्यादा फोकस कभी भी नहीं था। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे इनकी फोकस जो है हम विक्टिम की तरफ भी बढ़ा रहे हैं और विक्टिम की तरफ भी होता जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपका विक्टिमोलॉजी को जब हम हिस्टोरिकली एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले आपका जो रिवॉल्यूशन था वो यूएसए में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1950s में स्टार्ट हुआ था। 1950 1960 में ये रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था, सिविल राइट्स मूवमेंट। इसमें सिविल राइट्स मूवमेंट में जो भी ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन थे उन सबके साथ रेसिस्ट बिहेवियर किया जा रहा था, उनको अननेसेसरीली उनके साथ पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही थी। जो विक्टिम्स थे उनके साथ रेसिस्ट ट्रीटमेंट हो रहा था, जो ब्लैक विक्टिम्स थे उनके साथ कोई ऑफेंस होता था तो उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता था, या कॉग्निजेंस लेके जो अक्यूज होता था उसको अक्विट कर दिया जाता था। और अगर कोई ब्लैक किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज है तो उसको हायर पनिशमेंट दी जाती थी, प्रिजन में उनके साथ ब्रूटैलिटी होती थी, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत ज्यादा रेसिस्ट बिहेवियर हो रहा था। उसकी वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट आया 1950 1960 में यूएसए में, और इन्होंने डिमांड करा कि अफ्रीकन अमेरिकन और अमेरिकन के साथ आप इक्वली बिहेव करिए, उनका अननेसेसरी विक्टिमाइजेशन मत करिए।
और उनको अननेसेसरीली उनके साथ डिस्क्रिमिनेट मत करिए। तो यहाँ से सबसे पहले आपका विक्टिम्स के लिए जो राइट्स है वो यहाँ से सबसे पहले डिमांड फॉर राइट्स ऑफ विक्टिम यहाँ पर स्टार्ट हुई। ठीक, उसके बाद इसको जस्ट फॉलो करते हुए 1970 और 1980 में फेमिनिस्ट मूवमेंट आ गया। फेमिनिस्ट मूवमेंट में फिर से यही बातें हुई कि जो विमेन है उसको आप प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हो, और प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हुए जो भी विमेन के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं या सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं उनके लिए आप पनिशमेंट सिर्फ तब दे रहे हो इफ देर इज अ मैन एसोसिएटेड विद द वुमेन। अगर विमेन के साथ कोई आदमी एसोसिएटेड है जिसकी रेप्यूटेशन कम हो रही है तो सिर्फ उस वजह से पनिशमेंट दी जाती थी रेप के ऑफेंसेस के लिए या सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंसेस के लिए। विमेन के पास कोई राइट भी नहीं था सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंसेस के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का जाके। तो ये फेमिनिस्ट ऑफ मूवमेंट 1970 1980 में जब आया तो इन्होंने ये क्लेम करा कि विमेन जो है, विमेन को आप एक राइट दो, विमेन की एक इंडिविजुअल राइट होती है, विमेन की एक इंडिविजुअलिटी है, उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का और साथ साथ उसको एफआईआर फाइल करने का, उसको कॉम्पेंसेशन देने का उसके पास राइट होना चाहिए कि किसी ने जिसने जो अक्यूज है उसकी पनिशमेंट इंक्रीज करी जाए। ये सभी चीजें यहाँ फेमिनिस्ट मूवमेंट में डिमांड करी गई। इन सब के चलते यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने फाइनली 1985 में एक डॉक्यूमेंट बनाया जो कि था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर। ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट आया, इससे पहले ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी इस डॉक्यूमेंट में कि विक्टिम्स के पास क्या क्या राइट्स होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि विक्टिम्स के पास राइट होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके, विक्टिम्स के पास एक राइट होनी चाहिए कि उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए कि वो फाइन क्लेम कर सके, विक्टिम्स के पास एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस का वही मतलब है कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके। विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करना चाहिए, विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन के लिए जितनी भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उन सबको एफर्ट्स लगाने चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ विक्टिम्स करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की काफी सारी राइट्स थी जो विक्टिम्स से एसोसिएटेड थी, जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर जस्टिस ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर निकाला गया। और बोला गया कि जितनी भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उन सभी को इसके बेसिस पर विक्टिम्स के लिए कुछ ना कुछ राइट्स अपने लीगल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और करनी होंगी। ठीक है, फिर इंडिया में जो हमारा विक्टिम्स का इवोल्यूशन था ये अभी तक चल रहा है। अभी भी इंडिया में विक्टिम्स की राइट बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं है। ऑल्दो सीआरपीसी में आपके सीआरपीसी में 2008 और 2013 अमेंडमेंट एक्ट के बाद कुछ कुछ राइट्स हैं जो विक्टिम्स को दे दी गई हैं। तो अभी इंडिया में पहले से काफी बेटर हो गई है विक्टिम्स की सिचुएशन, बट 2008 के पहले तो इंडिया में विक्टिम्स के पास कोई राइट ही नहीं थी, ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने की राइट थी, सिर्फ एक मिनिमल राइट थी कि अक्यूज जो फाइन देता था वो फाइन विक्टिम को कॉम्पेंसेशन की तरह दे दिया जाता था। उसके अलावा कोई भी विक्टिम्स के पास राइट ही नहीं थी। बट 2008 और 2013 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद कुछ राइट्स हैं जो विक्टिम्स के पास अब आ गई हैं। इसके अलावा इंडिया में जो हमारा इवोल्यूशन हुआ विक्टिमोलॉजी का या राइट्स ऑफ विक्टिम का, वो बेसिकली मलिमत कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे हुआ। क्या थी मलिमत कमेटी रिपोर्ट, क्या क्या इसकी गाइडलाइंस थी और कैसे और ज्यादा अच्छे से इंडिया में कैसे इवोल्यूशन हुआ था, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंडियन एक्सपीरियंस की बात करेंगे। उससे पहले अब एक बार हम देख लेते हैं कि फिलोसफी क्या है विक्टिमोलॉजी की, कहाँ से विक्टिमोलॉजी डिराइव हुआ है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। फिलोसफी क्या है विक्टिमोलॉजी की, एंड्रयू कार्मन है। एंड्रयू कार्मन ने डिफाइन किया था कि क्या होती है विक्टिमोलॉजी, डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ लिया, बट इन्होंने बोला कि विक्टिमोलॉजी क्या है, स्टडी है ऑफ विक्टिमाइजेशन, विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप, विक्टिम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिलेशनशिप, विक्टिम और मीडिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी भी विक्टिमोलॉजी होती है। विक्टिम एंड द कॉस्ट ऑफ क्राइम, जब हम कॉस्ट ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ किसी कॉम्पेंसेशन या मेडिकल एक्सपेंसेस या जो भी विक्टिम का खर्चा हुआ है सिर्फ उस कॉस्ट की बात नहीं करते। जब हम कॉस्ट ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो विक्टिम का फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है वो ऑब्वियसली, फाइनेंशियल के साथ उसका जो सोशल लॉस हुआ है, उसकी जो रेप्यूटेशन का लॉस हुआ है, उन सभी चीजों की बात करते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ क्राइम की बात करते हैं। फिर विक्टिम एंड सोशल मूवमेंट्स, तो जब भी हम देखते हैं कि कोई बहुत ग्रेव ऑफेंस होता है तो स्टडी ऑफ विक्टिम एंड सोशल मूवमेंट्स इज ऑल्सो व्हाट, विक्टिमोलॉजी।
जब हम देखते हैं कि कोई बहुत ग्रेव ऑफेंस होता है किसी के साथ, तो उसके बाद यूजुअली क्या होता है, कोई ना कोई सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे जब निर्भया रेप केस हुआ था, तो उसके बाद बहुत ज्यादा मेजर सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। हर जगह ये डिमांड चल रही थी कि रेप की पनिशमेंट डेथ कर दी जाए, या फिर रेप की पनिशमेंट कास्ट्रेशन कर दी जाए। उसी के बेसिस पर आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट को जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई थी, जिसके बेसिस पे जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया था आपके क्रिमिनल लॉज में, 2013 का अमेंडमेंट आया था। ठीक है, तो जब भी हम विक्टिम्स की बात करते हैं, तो विक्टिम्स के बेसिस पर और विक्टिम्स के साथ जो हुआ है उससे भी लॉ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। लॉ काफी ज्यादा हद तक चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ थिंग्स हैव हैपेंड विद द विक्टिम। ठीक है, लॉ पर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर कोई बहुत ग्रेव ऑफेंस हो रहा है जिसका सोसाइटी पर बहुत इम्पैक्ट है, और सोसाइटी को लग रहा है कि इतना ग्रेव ऑफेंस अगर कोई कर रहा है तो वो ह्यूमन ही नहीं हो सकता, उस सिचुएशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और उन सोशल मूवमेंट से लॉ पर कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। ठीक। इसके बाद आपके आए मेंडलसन। मेंडलसन ने क्या बोला? मेंडलसन ने बताया, एक पीनल कपल का कॉन्सेप्ट लेके आए ये। इन्होंने क्या बोला कि एक पीनल कपल होता है। पीनल कपल का क्या मतलब है कि अक्यूज्ड और आपका जो विक्टिम है, ये दोनों मिलके एक कपल फॉर्म करते हैं। अक्यूज्ड और विक्टिम मिलके आपके एक कपल फॉर्म करते हैं। और ये कपल कैसा होता है? इनका कहना है कि बिना विक्टिम के कंट्रीब्यूशन के अक्यूज्ड कोई ऑफेंस ही नहीं कर सकता। तो दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसी के बेसिस पे ऑफेंस होता है। ये थी मेंडलसन की थ्योरी। उन्होंने क्या कहा कि एक पीनल कपल है जिसमें विक्टिम का भी एक रोल है, उसी के बेसिस पे अक्यूज जो है वो कोई ना कोई ऑफेंस करता है। तो इस सिचुएशन में विक्टिम की क्या राइट्स होनी चाहिए, विक्टिम के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, इन सब चीजों की स्टडी करी थी मेंडलसन ने। अर्लियर क्या, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि विक्टिम क्या था, विक्टिम एक फॉरगॉटन मैन था। हिस्टोरिकली कभी भी आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखेंगे तो विक्टिम की कोई राइट्स नहीं थी, विक्टिम के लिए कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। विक्टिम वॉज ट्रीटेड एज अ फॉरगॉटन मैन, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बट धीरे धीरे अब विक्टिम को हम सेंटर स्टेज पे ले आए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, और विक्टिम्स को राइट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया है। मेंडलसन और वॉन हेंटिंग को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज फादर्स ऑफ विक्टिमोलॉजी। मेंडलसन एंड वॉन हेंटिंग आर योर फादर्स ऑफ विक्टिमोलॉजी। प्लीज पार्डन मी गाइस, आई हैव अ सोर थ्रोट थोड़ी सी। ठीक है, नाउ थ्योरीज ऑफ विक्टिमोलॉजी में सबसे हम पहले पढ़ेंगे वॉन हेंटिंग की थ्योरी। वॉन हेंटिंग की थ्योरी आई थी 1948 में। इन्होंने क्या बोला? वॉन हेंटिंग ने बोला कि जब भी किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है तो उस विक्टिम के, ये बेसिकली जितनी भी ये जो पुरानी थ्योरीज हैं, इन सब में कहीं ना कहीं यही बोला गया कि विक्टिम की कुछ ना कुछ फॉल्ट तो होती ही है जब कोई ऑफेंस किया जाता है विक्टिम के साथ। तो वॉन हेंटिंग ने क्या बोला कि अगर मर्डर हो रहा है, जो विक्टिम ऑफ होमिसाइड है या जिसके साथ मर्डर हो रहा है, वो कैसा विक्टिम होगा? वो एक डिप्रेसिव टाइप का विक्टिम होगा। वो एक ऐसा विक्टिम होगा जो कि एक इजी टारगेट है, वो केयरलेस इंसान है, और वो अनसस्पेक्टिंग है। वो डिप्रेसिव है, केयरलेस है, अनसस्पेक्टिंग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो कोई भी आके उस इंसान को मार सकता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या है? इजी टारगेट है ऑफ मर्डर। फिर इसके बाद एक सेकेंड, वॉन हेंटिंग ने और भी बोला कि और कैसे कैसे लोग होते हैं जो इजी टारगेट्स होते हैं किसी भी ऑफेंस के। इन्होंने क्या की थी? फर्स्ट एवर स्टडी की थी ऑफ द रोल ऑफ विक्टिम्स इन क्राइम। क्राइम में, क्राइम करते टाइम विक्टिम्स का क्या रोल होता है, उसके ऊपर इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी थी वॉन हेंटिंग ने। और मर्डर के लिए इन्होंने बोला कि मर्डर का जो विक्टिम होता है वो कैसा होता है? एक डिप्रेसिव टाइप का विक्टिम होता है। ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला कि फ्रॉड का जो विक्टिम होता है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो ऐसा कौन इंसान है जिसके साथ फ्रॉड इजीली हो सकता है? तो वो इंसान होगा पुअर एंड इग्नोरेंट। पुअर है तो क्या है? अगर कोई इंसान पुअर है तो साथ में वो क्या होगा? ग्रीडी होगा। जब कोई इंसान ग्रीडी होगा तो देयर इज अ चांस कि उसके साथ फ्रॉड बहुत इजीली हो जाए। ठीक है, या फिर वो इंसान क्या है? इग्नोरेंट है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ भी फ्रॉड इजीली हो सकता है। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल फोन्स पर लिंक आती है कि आप लॉटरी में जीते हो 50,000 रुपए, लॉटरी में जीते हो 1 लाख रुपए। तो अगर कोई इंसान पुअर है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत ग्रीडी है, तो वो क्या करेगा? जाके उस लिंक को क्लिक कर लेगा और
उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। सिमिलरली कोई इग्नोरेंट है, ध्यान ही नहीं दे रहा है कि ऐसी क्या है, ये कुछ भी है, उसने जाके लिंक क्लिक कर ली, उसके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। बट पॉन हैंटिंग की थ्योरीज के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली तो ये कि जरूरी नहीं है कि पुअर के साथ ही इस तरीके का फ्रॉड हो। कभी कभी जो रिच होते हैं उन लोगों के साथ भी फ्रॉड्स हो जाते हैं। एंड सिमिलरली कभी कभी जो लोग बहुत केयरफुल होते हैं उनके साथ भी फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो वॉन हैंटिंग की थ्योरी कोई कंक्लूसिव थ्योरी नहीं थी। फिर इन्होंने बोला कि थेफ्ट किसके साथ होगी? थेफ्ट उसके साथ हो सकती है जो क्या कर रहा है, जो या तो सो रहा है, या तो वो सो रहा है या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है, ये इंसान ड्रंक है, इंटॉक्सिकेटेड है, इसको कुछ पता नहीं है कि इसके घर में कौन घुस गया है, किसने उसके घर में चोरी कर ली है। इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से सो रहा है ये इंसान कि उसके घर में कोई घुस गया, उसने चोरी कर लिया और उसको पता भी नहीं चला। बट अगेन हियर ऑल्सो वॉन हैंटिंग की थ्योरी इज नॉट कंक्लूसिव, क्योंकि दिन दहाड़े भी लोगों के घर में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस सिचुएशन में? फिर इन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, अगर किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो वो इंसान कैसा है? वो या तो वांटन है या फिर वो एक सेंसुअल पर्सन है। मतलब वो चाह रहा है कि उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो, या फिर वो सेक्सुअली या सेंसुअली बिहेव कर रहा है पब्लिक स्पेस में या पब्लिक प्लेस में, जिसकी वजह से जो अक्यूज है वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है और उसके साथ आके एक सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब यहाँ बोला जाता है ना कि लड़कियों को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, वो ऐसे कपड़े पहन के गई थी तो उसके साथ तो ये ही होना था, और वो तो बार में जाके दारू पी रही थी और लड़कों के साथ डांस कर रही थी तो उसके साथ यही होना था। तो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज थ्योरी ऑफ वॉन हैंटिंग। दिस जस्टिफाइड बाय थ्योरी ऑफ वॉन हैंटिंग, बट दिस इज ऑल रबिश। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हाउ विल यू जस्टिफाई सेक्सुअल असॉल्ट विच हैपन विद किड्स? बच्चों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, और छोटे लड़कों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, छोटी बच्चियों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, अगर कोई बूढ़ी औरत है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सोते टाइम किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ऑल ऑफ दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय दिस थ्योरी ऑफ वॉन हैंटिंग। फिर आए आपके मेंडलसन। मेंडलसन ने क्या बोला? मेंडलसन ने भी यही बोला। इन्होंने पीनल कपल की बात करी थी, पहले हमने देखा था। फिर इन्होंने बोला कि दो टाइप के विक्टिम्स होते हैं। इन्होंने कहा कि पहले विक्टिम्स होते हैं जो कंप्लीटली इनोसेंट होते हैं, कंप्लीटली इनोसेंट विक्टिम्स होते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, और या फिर कोई इंसान हो गया जो सो रहा था। ये जो विक्टिम्स है ये कंप्लीटली इनोसेंट है, इनकी कोई गलती नहीं होती अगर इनके साथ कोई ऑफेंस हो रहा होता है तो। फिर उन्होंने बोला कि बट दूसरे कुछ होते हैं जो वॉलेंटरी विक्टिम्स भी होते हैं। क्या होते हैं ये वॉलेंटरी विक्टिम्स? इन्होंने कहा वॉलेंटरी विक्टिम्स वो होते हैं जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, वॉलेंटरी विक्टिम्स वो होते हैं जो खुद को हर्ट कर देते हैं, वॉलेंटरी विक्टिम्स वो भी हो सकते हैं जो जिनका बिहेवियर सोसाइटी में ऐसा है, जो वांटन या सेंसुअली बिहेव कर रहे हैं या इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि उनके साथ आके कोई दूसरा इंसान कोई रॉन्ग कमिट कर दे। ठीक है, तो मेंडलसन की थ्योरी के हिसाब से भी दो टाइप्स के विक्टिम्स थे। एक मिनट। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरीज ऑफ विक्टिमोलॉजी पे। थ्योरीज ऑफ विक्टिमोलॉजी क्या होती है? तो यहाँ पर हम दो थ्योरीज, तीन थ्योरीज पढ़ेंगे विक्टिमोलॉजी की। एक सेकेंड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे तीन थ्योरीज विक्टिमोलॉजी की। पहली है आपकी लकिनबर्ग सिचुएटेड ट्रांजैक्शन मॉडल। तो लकिनबर्ग सिचुएटेड ट्रांजैक्शन मॉडल में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक इंटरपर्सनल लेवल पर क्राइम और विक्टिमाइजेशन होता है। इनका कहना था कि जब भी कोई क्राइम होता है तो क्राइम का इनिशिएशन कौन करता है? इनका कहना था कि क्राइम का इनिशिएशन हमेशा विक्टिम करता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्राइम का इनिशिएशन विक्टिम करता है, और इसका रिस्पॉन्स जो है, इसका रिस्पॉन्स जो है वो ऑफेंडर देता है। ठीक, क्राइम का इनिशिएशन कौन कर रहा है? विक्टिम कर रहा है, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो ऑफेंडर कर रहा है। पूरी तरीके से ये थ्योरी सही नहीं है, हर टाइम पर आप ये थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते, पर बट कुछ ऑफेंसेस होते हैं जहां पर इस थ्योरी का जस्टिफिकेशन भी किया जा सकता है। जैसे कि मानिए कि कोई विमेन है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यूअसली उसका हस्बैंड कर रहा है। एक दिन गुस्से में आके विमेन ने क्या करा, उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर इनिशिएशन किसने किया? इनिशिएशन करा हस्बैंड ने। इनिशिएशन किसने किया? हस्बैंड ने, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली विमेन के साथ या उसकी वाइफ के साथ ब्रूटैलिटी कर रहा था, जिसका रिस्पॉन्स दिया विमेन ने और उसका मर्डर कर दिया। तो इस सिचुएशन में आप किस तरीके से
सिचुएशन में आप किस तरीके से ऐसे विक्टिम के साथ ट्रीट करेंगे। ये थ्योरी जो है ये लकन बिल्स की सिचुएटेड ट्रांजैक्शन मॉडल थ्योरी है। फिर आती है बेंजामिन एंड मास्टर्स की थ्री फोल्ड मॉडल। इन्होंने बोला कि तीन तरीके की चीजें होती हैं जब आप, जिससे विक्टिम जो है वो जिससे क्या होता है विक्टिम कैसा है और विक्टिम कौन सा इंसान है जो इजी टारगेट बन जाता है या कौन सा इंसान है जो विक्टिम बन सकता है, वो तीन तरीके से पता लगाया जा सकता है। पहला होता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में क्या आता है आपका टाइम स्पेस। अगर आप किसी रॉन्ग टाइम पर या रॉन्ग प्लेस पर किसी गलत जगह पर हो तो आप एक इजी टारगेट बन सकते हो विक्टिम के, और आप इजी टारगेट बन सकते हो ऑफेंस के, और आपके साथ एक ऑफेंस कमिट हो सकता है। ठीक है, अगेन वही बात, लड़कियों को रात में लेट अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग प्लेस की बात है ये। फिर अट्रैक्टिंग फैक्टर्स। अट्रैक्टिंग फैक्टर्स की क्या बात है? कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है, कुछ लोगों का रहन सहन का तरीका ऐसे होता है दैट other people become envious of them, jealous of them, they want what these other people have। जो दूसरे लोग हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कुछ लोगों को चाहिए। उसके पास कोई कार है, उसके पास कोई ज्वेलरी है, जो किसी एक इंसान को चाहिए, तो क्या होगा, इस इंसान की लाइफस्टाइल को देख के, उसके रहने के तरीके को देख के दूसरा इंसान जो क्या है वो क्या करेगा, वो इस पर्सन को अटैक करना चाहेगा, उसके यहाँ थेफ्ट करना चाहेगा, रॉबरी करना चाहेगा, मर्डर करके ले लेगा उसको जो सामान चाहिए या जो लाइफस्टाइल चाहिए। तो ये क्या होते हैं? ये अट्रैक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं आपके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? अगर कोई कोई अगर मेल है अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यंग मेल है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेल है, तो क्या है, देर आर चांसेस के उसके साथ क्राइम कम होगा। अगर कोई छोटा बच्चा है तो देर इज चांस कि उसके साथ क्राइम हो सकता है। फिर अगर कोई पुअर इंसान है तो फिर वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इजी टारगेट है, उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसके साथ इस तरीके का कोई क्राइम किया जा सकता है। अगर कोई माइनर है, कोई बच्चा है, तो उसको कोई अकल नहीं है, उससे आप कुछ भी चुरा सकते हो, उसके साथ किसी भी तरीके का आप ऑफेंस कर सकते हो। फिर अगर कोई है जो स्क्वॉलर है, मतलब स्क्वॉलर है मतलब अकेले रह रहा है, उसके पास कोई गार्जियन नहीं है, उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो वो भी क्या बन जाता है, वो भी एक इजी टारगेट बन जाता है। फिर अगर कोई सिंगल इंसान है देन दैट पर्सन इज आल्सो एन इजी टारगेट। और अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड इंसान भी क्या है आपका, इजी टारगेट है, क्योंकि वो ग्रीडी है, उसको चाहिए कि उसके साथ उसको क्या हो, जो अनएम्प्लॉयड है वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी चीजों से। ठीक। फिर उसके बाद है कोहेन एंड फेल्सन्स रूटीन एक्टिविटीज थ्योरीज। ये रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी जो है ये अट्रैक्टिंग फैक्टर्स थ्योरी का ही एक तरीके से एक्सपेंशन है। कोहेन एंड फेल्सन्स कहते हैं कि रूटीन में, रेगुलर कोर्स में अगर कोई इंसान कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो उन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो सकता है, उन एक्टिविटीज की वजह से कोई दूसरा इंसान जो है वो उस पर्टिकुलर इंसान से अट्रैक्ट हो सकता है या उसकी एक्टिविटीज से अट्रैक्ट हो सकता है, और उन एक्टिविटीज से अट्रैक्ट होने की वजह से वो उसके साथ कोई ना कोई ऑफेंस कर सकता है। ठीक है, इन थ्योरीज के बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के विक्टिम्स होते हैं। क्या क्या होते हैं तीन टाइप के विक्टिम्स? थ्री टाइप्स ऑफ विक्टिम्स होते हैं हमारे। पहले आपके होते हैं सूटेबल विक्टिम्स। तो सूटेबल विक्टिम्स कौन कौन से होते हैं? जो हमने अभी पढ़े थे कि अगर उनका कंडक्ट ऐसा है, वो पुअर है, तो उसके साथ इजीली ऑफेंस हो सकता है, वो सो रहा है, या कोई पर्सन है जो इंटॉक्सिकेटेड है तो उसके यहाँ इजीली थेफ्ट हो सकती है, कोई है जो सेंशुअली या वांटनली बिहेव कर रहा है तो उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है। दीज आर व्हाट, दीज आर सूटेबल विक्टिम्स। फिर इसके बाद आपके आते हैं सेकंड टाइप के, जो कि होते हैं मोटिवेटेड ऑफेंडर्स। मोटिवेटेड ऑफेंडर्स का क्या मतलब है? मोटिवेटेड ऑफेंडर्स वही एग्जाम्पल हो गया जो मैंने आपको दिया था कि हस्बैंड है जो वाइफ के साथ क्या कर रहा है, वाइफ के साथ कंटिन्यूअसली डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से वाइफ क्या है, मोटिवेट हो गई है। वाइफ मोटिवेट हो गई और उसने क्या किया, हस्बैंड का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर वाइफ भी तो एक तरीके से विक्टिम ही थी। तो ये क्या है, ये मोटिवेटेड ऑफेंडर्स के टाइप के विक्टिम होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं तीसरे विक्टिम्स, जहां पर हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ गार्जियंस की। एब्सेंस ऑफ गार्जियंस का क्या मतलब है? ये बेचारा इंसान क्या है, स्क्वेरल है, सिंगल है, अकेले रह रहा है, अकेले रह रहा है, उसके आसपास कोई नहीं है उसको बचाने के लिए, तो क्या है, देन ऑल्सो दिस पर्सन बिकम्स एन इजी टारगेट। तो ये होते हैं आपके थ्री टाइप्स ऑफ विक्टिम्स हु आर इजी टारगेट्स ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक। चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं आपके यूरोपियन से, पहले करते हैं अमेरिकन एक्सपीरियंस। अमेरिकन एक्सपीरियंस में हमने पढ़ा था कि सिविल राइट्स मूवमेंट से यहाँ पर आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ
इवोल्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ विक्टिम्स। इसके बाद आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट आया था। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन आ गया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने विक्टिम्स की क्या क्या राइट्स होंगी वो प्रोवाइड करी थी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे आया यूएसए में प्रेसिडेंट्स कमीशन ऑन लॉ इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 1967। जब आपकी बहुत सारा सिविल राइट्स मूवमेंट चला और फेमिनिस्ट मूवमेंट चला, उसके ही बीच में आ गया आपका प्रेसिडेंट्स कमीशन ऑन लॉ इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 1967। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरीके से आपका विक्टिम्स को कैसे आप राइट दे सकते हो, विक्टिम्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम्स का क्या रोल होना चाहिए, ये सब चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई। उसके बाद अभी प्रेजेंटली क्या सिस्टम है यूएसए में, तो यूएसए में क्या होता है, एक विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जो कि एक प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट के बेसिस पर बनाया जाता है। प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट क्या होती है? प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट एक जज प्रिपेयर करता है। जिस कोर्ट में ट्रायल चल रही होती है, वो जज क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है सेंटेंस देने से पहले, जिस रिपोर्ट में वो लिखता है कि विक्टिम के साथ क्या क्या चीजें गलत हुई हैं, विक्टिम के ऊपर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल और इमोशनल इम्पैक्ट क्या है विक्टिम के ऊपर किसी भी ऑफेंस का, और उसके बेसिस पर ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। और इस रिपोर्ट के बेसिस पर इस रिपोर्ट के बेसिस पर विक्टिम को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। तो ये है प्रेजेंट कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से यूएस में विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट के थ्रू, जिसमें जज आपकी रिपोर्ट बनाता है और लिखता है कि विक्टिम के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है और उसको असेस करता है। ठीक। अब यहाँ पर यूएस में एक और चीज चलती है जिसको हम कहते हैं विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम। ये विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है? जब किसी विक्टिम को एक विटनेस की तरह कोर्ट में लेके आना है, तो उसको किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो, किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन हो, कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए कि उसके ऊपर कोई कोअर्जन प्रैक्टिस ना हो सके, क्योंकि जो अक्यूज्ड है या जो अक्यूज्ड का वकील है, वो उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर पाए कि उसका फर्दर विक्टिमाइजेशन हो, या फिर जो टेस्टिमनी वो कोर्ट में देना चाहता है वो टेस्टिमनी ही वो कोर्ट में ना दे पाए। तो इन सब चीजों को देखता है विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है। इंडिया में हमारे विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे लॉ में प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से हम विक्टिम को असिस्ट करते हैं अगर उसे विटनेस की तरह कोर्ट में अपियर होना है। तो जैसे कि पॉक्सो के अंदर अगर हम देखते हैं, तो पॉक्सो में पूरा एक प्रॉपर मेथड प्रोवाइडेड है कि अगर किसी चाइल्ड को, जो चाइल्ड विक्टिम है, उसको विटनेस की तरह अगर कोर्ट में आना है, तो उसके लिए जो कोर्ट है वो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट होगा, सब लोग इनफॉर्मल कपड़ों में होंगे, बच्चे को बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाएगा, जो अक्यूज है उसको एक बॉक्स में या एक कर्टन के पीछे बिठाया जाएगा, जिससे बच्चे को ना अक्यूज दिखे ना उसका वकील दिखे। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन लॉज में भी आ गई हैं। सिमिलरली अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम है, तो उसके साथ भी अगर उसको कोर्ट में बुलाना है, तो उससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कि उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या था, या उसका कंसेंट सही था या नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ के आप विक्टिम को अनकंफर्टेबल नहीं बना सकते। तो कुछ विक्टिम विटनेस असिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इंडियन लॉज में अब इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं, बट एज सच कोई पर्टिकुलर विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम इंडिया में नहीं है। ठीक। इसके बाद यूएस में एक नेशनल क्राइम सर्वे होता है। नेशनल क्राइम सर्वे हमारे यहाँ भी होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन से लोग किस तरीके के ऑफेंस कैसे लोगों के साथ कितने हुए हैं। ठीक है। इसकी स्टडी होती है नेशनल क्राइम सर्वे में। जैसे अभी इंडिया का जो इस साल का नेशनल क्राइम सर्वे हुआ था, लास्ट ईयर का आई मीन, उसमें फिर से ये पाया गया कि दिल्ली और यूपी में रेप केसेस सबसे ज्यादा हैं, एमपी में स्टॉकिंग और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरीके का जो सर्वे होता है वो यूएस में भी होता है और इंडिया में भी होता है। इसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि किस टाइप के विक्टिम्स को कितना असिस्टेंस देने की जरूरत है। ठीक। फिर यूएस में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे मदर अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग। तो जो भी बच्चे हैं जिनके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, या जो विक्टिम्स हैं ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कुछ एक्सीडेंट हुआ है या वट एवर, या ग्रीवियस हर्ट हुआ है, तो उनके लिए कॉम्पेंसेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। फिर वोकल करके एक है जो विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज लॉ के लिए वर्क करता है। देन देर इज पेरेंट्स ऑफ मर्डर्ड चिल्ड्रन, you can understand by the name itself. Then there is National Organization of Victim Assessment. तो ये National Organization of Victim Assessment जो है यूएस में, ये यही करता है
ये असेस करता है हर साल कि कितना किस विक्टिम को कितना कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत है, और कौन से विक्टिम्स हैं जिनको ज्यादा कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत है और किसको कम कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत है। तो इस टाइप के कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूएस में चलते हैं, और कैसा यूएस में सिस्टम है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि यूरोपियन एक्सपीरियंस कैसा है। तो यूरोपियन यूनियन का एक फ्रेमवर्क है ऑन विक्टिम्स राइट, जिसके अंदर ये जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं वो सब क्या बनाएंगे, वो सब एक विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम बनाएंगे, और उस विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम में अपनी कंट्री के हिसाब से उनकी कंट्री में कौन से विक्टिम को ज्यादा कॉम्पेंसेशन की जरूरत है या कैसे क्या जरूरत है, उसके बीच में लेके एक बैलेंस और मेजर्ड अप्रोच लेंगे और एक फोकस्ड एक्शन लेंगे। ठीक है, तो यह है यूरोपियन यूनियन का फ्रेमवर्क ऑन विक्टिम्स राइट, जो कि मैंडेट करता है हर यूरोपियन यूनियन की कंट्री को एक विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम या विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम बनाने के लिए। ठीक, इसी के चलते जब यूनाइटेड किंगडम पहले पार्ट था आपके यूरोपियन यूनियन का, तब उन्होंने एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ विक्टिम सपोर्ट स्कीम बनाई थी। ठीक है, जो कि उनके विक्टिम्स के लिए जो भी प्रोटेक्शन है या जो भी कॉम्पेंसेशन देना है उसके लिए वर्क करती है। अब हम आ जाते हैं हमारे इंडियन एक्सपीरियंस पे। इंडियन एक्सपीरियंस में क्या है, सबसे पहले आपकी आई थी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन 1966, जो कि मोरारजी देसाई ने चेयर करी थी। इसमें कुछ विक्टिम के कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड और विक्टिम की कुछ राइट्स होनी चाहिए, विक्टिम की एक डेफिनेशन होनी चाहिए, ये सब बातें इस रिपोर्ट में की गई थी। फिर आपकी नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट आई थी 1978 में, जो कि धर्मवीर ने चेयर करी थी। इसमें भी ऐसी ही कुछ कुछ बातें हुई थी, विक्टिम को डिफाइन करो, विक्टिम के लिए कुछ राइट्स बनाओ, विक्टिम्स की भी कुछ गलतियां होती हैं, इस तरीके की सब यहाँ पे बातें की गई थी। बट जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मलमत कमेटी रिपोर्ट। मलमत कमेटी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें हुई थी। इन्होंने रिफॉर्मेशन ऑफ क्राइम, मलमत कमेटी रिपोर्ट ऑन रिफॉर्मेशन ऑफ क्राइम 2000, इन्होंने सबसे पहले बोला कि विक्टिम्स के पास एक राइट टू कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि विक्टिम्स के पास एक राइट टू कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। ठीक, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला कि विक्टिम्स को एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने की राइट दी जाए। विक्टिम्स के पास राइट होगी टू चूज एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस, टू चूज एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस, और खुद की चॉइस का एडवोकेट चूज करने के लिए इनको यहाँ पर आप लीगल एड भी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर बोला कि विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लिए जाएं, और इन्होंने बोला कि एक नेशनल कॉम्पेंसेशन स्कीम बनाई जाए, एक नेशनल कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए या एक नेशनल कॉम्पेंसेशन स्कीम बनाई जाए। ठीक है, जिसके बेसिस पर हर विक्टिम को किसी ना किसी तरीके का कॉम्पेंसेशन दिया जाए। ठीक, फिर आपका यहाँ पे बोला कि विक्टिम के पास ये भी राइट होनी चाहिए कि वो अपील कर सके, अगर उसे अपील करनी है अगेंस्ट दी जजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी गाइडलाइंस थी जो आपकी मलमत कमेटी रिपोर्ट से आई थी। ठीक, फिर इसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन 2005 आया, जो कि चेयर करी थी वीरप्पा मोइली ने। ठीक है, फिर ये जो आपका 1966 वाला एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन था, या आपका जो प्रेजेंट सीआरपीसी है उससे पहले आया था। तो इसके बेसिस पर 1973 में जब आपका न्यू सीआरपीसी आया, तब आपके सीआरपीसी में सेक्शन 357 ऐड कर दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि विक्टिम जो भी फाइन हम अक्यूज से लेंगे वो फाइन हम विक्टिम को दे देंगे as a compensation. ठीक है, तो this was your section 357 which was added on the basis of this report which was given by मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने चेयर करी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन 1966 की। इससे पहले जो आपका 1898 वाला सीआरपीसी था, उसमें विक्टिम्स को लेके कोई भी राइट्स प्रोवाइडेड नहीं थी। ठीक है, फिर आपकी आई फिर ये तो चार रिपोर्ट्स थी जिनके बेसिस पे विक्टिम्स की राइट लॉज में हमारी जो भी इवॉल्व हुई वो हुई। बट इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अंडर आर्टिकल 32 काफी ज्यादा कॉम्पेंसेटरी जूरिस्प्रूडेंस को इवॉल्व करा फॉर विक्टिम्स, और साथ में ये बोला कि 32 और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट ये सभी क्या कर सकते हैं, विक्टिम को किसी ना किसी तरीके का कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि जस्टिस के लिए जरूरी है कि विक्टिम को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। ठीक, मलमत कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे सबसे पहले आपकी एक क्रिमिनल इंजरी कॉम्पेंसेशन बोर्ड बनाया गया था। ये क्रिमिनल इंजरी कॉम्पेंसेशन बोर्ड क्या करता था, एक नेशनल कॉम्पेंसेशन स्कीम जैसा था,
जिसमें कि विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन दिया जाता था। बट अब ये बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, और अब आपकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर बनाई गई हैं, और सीआरपीसी के सेक्शन 357 ए के अंदर भी ये अथॉरिटीज के पास पावर है। अब ये अथॉरिटीज जो है ये विक्टिम को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करती हैं इंडिया में। ठीक। रोल ऑफ कोर्ट से पहले एक बार हम हमारा लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। तो हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपके हैं वो किसी भी विक्टिम को कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, जैसा और जितना उन्हें ठीक लगे उतना। फिर सेक्शन 2WA ऑफ सीआरपीसी जो आपका है, फाइनली इसमें डेफिनेशन ऑफ विक्टिम आ गई है कि विक्टिम्स क्या क्या होते हैं। विक्टिम्स ये 2008 के अमेंडमेंट एक्ट से आई थी और 2009 में इन्फोर्स हुआ था ये आपका अमेंडमेंट एक्ट। विक्टिम्स कौन होते हैं? अगेंस्ट whom the offense is committed, अगेंस्ट whom offense is committed, और दूसरे वो जो आपके लीगल एयर है, द पर्सन हु इज अ लीगल एयर और हु इज योर गार्जियन और पेरेंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं विक्टिम्स अंडर सेक्शन 2WA ऑफ सीआरपीसी। फिर आपका सेक्शन 357 जो सीआरपीसी का है, ये बात करता है ऑर्डर टू पे कॉम्पेंसेशन। एक है आपका सेक्शन 2WA ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, इसमें डिफाइन हुई आपकी विक्टिम। ठीक है, विक्टिम की डेफिनेशन आई यहाँ, डेफिनेशन आई ऑफ विक्टिम। ठीक। फिर आया आपका है सेकंड सेक्शन 357 सीआरपीसी। ये बोलता है, ये सारे सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है? सेक्शन 357 सीआरपीसी है ऑर्डर टू पे कॉम्पेंसेशन। जो भी अमाउंट फाइन की तरह अक्यूज से रिकवर किया जाता है वो यहाँ पर कॉम्पेंसेशन की तरह पे कर दिया जाता है इन केसेस वेयर विक्टिम हैज डाइड, इन केसेस वेयर थेफ्ट और रॉबरी और समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड, और भी कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पर ये ऑफेंस, जहां पर ये जो फाइन है वो कॉम्पेंसेशन की तरह विक्टिम को दिया जाता है। इसके बाद थर्ड है आपका सेक्शन 357A। ये है आपका विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम पूरी तरह यहाँ पे बनाई गई है। ये क्या है? इसमें ये है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उस सिचुएशन में अक्यूज जो है, ये जो आपके प्रोविजन 357A जो है ये आपका आया है 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो पहली चीज तो ये होगी कि अक्यूज जो फाइन दे रहा है वो फाइन जो है वो सफिशिएंट है। फर्स्ट चीज क्या है कि अक्यूज फाइन दे रहा है, ठीक है, वो फाइन कोर्ट के ओपिनियन में या जज के ओपिनियन में ये जो फाइन है ये कैसा है? ये फाइन सफिशिएंट है फॉर कॉम्पेंसेटिंग द विक्टिम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कोर्ट विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जो कि विक्टिम को अलग से कॉम्पेंसेशन देती है, स्टेट होती है जो ये कॉम्पेंसेशन देती है। तो इस सिचुएशन में जहां कोर्ट को लग रहा है कि फाइन सफिशिएंट है तो कोर्ट सेक्शन 357A को अप्लाई नहीं करेगा। बट सेकेंड सिचुएशन जहां पर कोर्ट को क्या लग रहा है कि फाइन जो है ये नॉट सफिशिएंट, फाइन कैसा है? फाइन सफिशिएंट नहीं है और जरूरी है कि विक्टिम को कुछ और भी कॉम्पेंसेशन दिया जाए, जो ऑफेंस है वो काफी ज्यादा ग्रेव है। या फिर थर्ड सिचुएशन ये है कि कोर्ट को लग रहा है कि अक्यूज क्या है? अक्यूज जो है वो या तो नॉट गिल्टी है, अक्यूज क्या है? नॉट गिल्टी है। जिसको आप अक्यूज की तरह कोर्ट के सामने लेके आए हो, ही इज नॉट द एक्चुअल ऑफेंडर बट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। विक्टिम तो है, विक्टिम के साथ गलत भी हुआ है, बट जो ऑफेंडर है या फिर जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, वो असली अक्यूज्ड नहीं है। या फिर क्या? या फिर अक्यूज क्या है? अक्यूज एब्सकॉन्डेड है। अक्यूज कैसा है? एब्सकॉन्डेड अक्यूज है, अक्यूज हमें मिल नहीं रहा है। बट इन दोनों सिचुएशन में क्या हुआ है? ऑफेंस तो कमिट हुआ ही है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दोनों सिचुएशंस में कोर्ट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेज देगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, और बोलेगा कि इस विक्टिम को आप फाइन दो या इस विक्टिम को आप कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करो। ठीक है, ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये कहाँ बनाई जाती है? ये स्टैब्लिश होती है आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर। ठीक है,
फिर आपका फिर थर्ड क्या है, फिर यहाँ पर हमारा फोर्थ प्रोविजन जो है, 1 सेकेंड, फिर यहाँ पे आपका जो फोर्थ सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 357B। ठीक, 357B भी आपका 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से ही आया है। 357B क्या कहता है? 357B जो है ये आपको कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोलता है। 1 सेकेंड, हाँ ये बात करता है कॉम्पेंसे, अरे अरे, वेट, अरे गाइस, गिव मी अ सेकेंड, सॉरी, सॉरी गाइस, बीच में आई थिंक आप लोग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए स्माइलीज केम इन बिटवीन द क्लास। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ प्रोविजन होता है दैट इज सेक्शन 357B। 357B बात करता है कॉम्पेंसेशन देने की, मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन है यहाँ पर, मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन फॉर, मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स, जो कि आपके सेक्शन 326A में आते हैं, 326A ऑफ आईपीसी। ठीक है, एंड एंड मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन फॉर गैंग रेप विक्टिम्स विच इज सेक्शन 376D ऑफ आईपीसी। ठीक है, बाकी किस विक्टिम को, 376D, DA एंड DB ऑफ आईपीसी। ठीक है, बाकी किस विक्टिम को कितना कॉम्पेंसेशन देना है वो जो आपका कोर्ट है वो डिसाइड करेगा सेक्शन 357A के अंदर। बट अगर कोई एसिड अटैक का विक्टिम है तो सेक्शन 326A के अंदर, सेक्शन 326A आईपीसी के अंदर अगर कोई एसिड अटैक का विक्टिम है तो सेक्शन 357B के अंदर उसको मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और अगर कोई सेक्शन 376D या DA या 376DB के अंदर गैंग रेप का विक्टिम है तो उसे भी यहाँ पर मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। इसके बाद एक और आपका होता है फिफ्थ, जो कि है आपका सेक्शन 357C। ठीक है, सेक्शन 357C किस चीज की बात करता है? ये बात करता है आपके मैंडेटरी फर्स्ट एड की या मैंडेटरी मेडिकल ट्रीटमेंट की, मैंडेटरी फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करता है ये। यहाँ पर किसको देना होता है मैंडेटरी फर्स्ट एड या मैंडेटरी मेडिकल ट्रीटमेंट? जो भी आपके एसिड अटैक विक्टिम्स हैं और जो भी आपके सेक्सुअल असॉल्ट या जो भी आपके रेप विक्टिम्स हैं उन सभी के लिए, यहाँ पर जितने भी रेप के विक्टिम्स हैं या सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं उन सभी के लिए फर्स्ट एड कंपलसरी है। और कौन प्रोवाइड करेगा ये फर्स्ट एड या मेडिकल ट्रीटमेंट? प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दोनों में से जिसके भी पास विक्टिम जाता है वो हॉस्पिटल उसको मना नहीं कर सकता ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक और प्रोविजन है लास्ट सीआरपीसी में, ये है सेक्शन 372 का प्रोविजो। सेक्शन 372 का प्रोविजो ये भी 2013 से ऐड नहीं, ये शायद 2008 से ऐड हुआ था। एक बार चेक कर लेंगे हम इसको, पीपीटी में लिखा है कि ये 2008 से ऐड हुआ था या 2013 से। ये 357C जो है ये 2013 से ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये 372 का प्रोविजो जो है ये फाइनली अब विक्टिम को एक राइट प्रोवाइड करता है कि विक्टिम भी अपील कर सकता है। विक्टिम अपील कर सकता है। पहले विक्टिम के पास अपील की राइट नहीं होती थी, राइट होती थी अपील करने की स्टेट के पास। पर अब अगर क्या हुआ है अगर किसी लेसर ऑफेंस के लिए, किसी लेसर ऑफेंस के लिए कॉन्विक्शन किया गया है या फिर जो कॉम्पेंसेशन दिया गया है या फाइन लिया गया है वो कम है, तो उस लेसर ऑफेंस या कॉम्पेंसेशन के अगेंस्ट विक्टिम भी आपका अपील कर सकता है सेक्शन 372 के प्रोविजो के अंदर। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं हमारे सीआरपीसी में जो अब आ गए हैं 2008 और 2013 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, कौन सा सेक्शन बोल रही थी मैं? ठीक है, चलो अब सेक्शन 191 का क्लॉज ए, सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंडर कोई भी इंसान जाके कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास
और इसके अंदर अब विक्टिम भी जाके आपका कंप्लेंट कर सकता है। इसके अलावा जो आपका एक और सेक्शन है वो है सेक्शन 24 का सबसेक्शन 8। उसके अंदर सीआरपीसी में विक्टिम अपनी खुद की चॉइस का राइट टू चूज एडवोकेट है, ठीक है। विक्टिम अपनी खुद की चॉइस का एडवोकेट चूज कर सकता है। ये जो एडवोकेट होगा ये क्या करेगा, ये एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करेगा। ये एडवोकेट जाके कोर्ट के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकता, पर ये एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर सकता है कि केस कैसे चलना है या केस में क्या करना है, उस बारे में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता सकता है, ठीक है। ये है आपके प्रोविजंस जो कि एग्जिस्ट करते हैं सीआरपीसी में या इंडिया के कोर्ट्स, इंडिया के लीगल सिस्टम्स में, जो विक्टिम्स की राइट्स की बात करते हैं। इसके बाद अब हम एक बार देख लेते हैं कि रोल ऑफ कोर्ट्स क्या है और इंडिया में किस तरीके से कोर्ट्स ने लीगल प्रोविजंस आने के बहुत समय पहले से ही किस तरीके से विक्टिम कॉम्पेंसेशन की जूरिस्प्रूडेंस को इवॉल्व किया। तो पहले चंद्रिमा दास वर्सेस चंद्रिमा रेलवे बोर्ड का जो केस है, इसमें क्या हुआ था, एक बांग्लादेशी विमेन थी, उसके साथ रेप हो गया था। तो जब केस फाइल हुआ तो उन्होंने आर्ग्यू करा कि ये तो बांग्लादेश की सिटीजन है, इसके लिए हम क्यों केस कर रहे हैं और इसको कॉम्पेंसेशन देने की बात कहाँ से आती है। तो कोर्ट ने बोला चंद्रिमा दास वाले केस में कि कोई भी हो, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, बांग्लादेश का हो या कहीं का भी हो, सबके पास दो फंडामेंटल राइट्स हमेशा होती हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर उसके पास भी राइट्स हैं, और इसकी वजह से वो जो इंसान है जिसके साथ रेप हुआ है, भले ही वो बांग्लादेशी सिटीजन है, फिर भी वो एंटाइटल्ड है कॉम्पेंसेशन के लिए, और एंटाइटल्ड है कि उसके साथ जो ऑफेंस हुआ है उसके लिए अक्यूज को पनिश किया जाए, ठीक है। फिर आया नीलावती बेहरा वर्सेस, इसकी सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे है, जजमेंट्स के ईयर्स मेंशन्ड है, दिस इज नॉट द सीक्वेंस। फिर सेकंड हम पढ़ रहे हैं वो है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस। इसमें क्या हुआ था, नीलावती बेहरा का बेटा, नीलावती बेहरा का जो बेटा था उसको पुलिस उठा के ले गई, उसके साथ बहुत ज्यादा कस्टोडियल वायलेंस हुआ। नीलावती बेहरा पुलिस स्टेशन में बैठी रही पर उसका बेटा नहीं मिला। फिर नीलावती बेहरा ने सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्टिकल 32 के अंदर हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई। फिर पता चला कि जो उसका बेटा है उसके साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ था और उसकी डेड बॉडी जो थी वो रेलवे ट्रैक्स पर पाई गई थी। इस सिचुएशन में यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज हुआ कि नीलावती बेहरा को कॉम्पेंसेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये आर्ग्यू किया गया कि इसका क्या लोकस स्टैंड है, ये विक्टिम थोड़ी है, ये तो मदर है। इस टाइम तक 1993 तक आपकी विक्टिम की डेफिनेशन नहीं थी सीआरपीसी में, और ये भी प्रोवाइडेड नहीं था कि गार्जियन या लीगल एयर आपके विक्टिम्स हो सकते हैं, ठीक है। बाद में वो ऐड किया गया, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मदर का क्या ट्रॉमा है, अगर उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो मदर का ट्रॉमा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मदर जो है वो तो ऑटोमेटिकली विक्टिम बन जाएगी, और नीलावती बेहरा को यहाँ पर कॉम्पेंसेशन दिया गया था। फिर आपका केवलपति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। केवलपति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये हुआ था कि एक प्रिजनर ने दूसरे प्रिजनर का मर्डर कर दिया था, और यहाँ पर जिस प्रिजनर का मर्डर हुआ था उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन देने की बात हुई या उसके अगेंस्ट ट्रायल इनिशिएट करने की बात हुई। तो यहाँ पे बोला गया कि वो तो प्रिजनर ही था, उसके पास कोई राइट थोड़ी है, और उसकी जो फैमिली है उसके पास भी कोई राइट नहीं है क्योंकि वो तो प्रिजनर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रिजनर्स कैन ऑल्सो बी विक्टिम, प्रिजनर्स कैन ऑल्सो बी विक्टिम, और इसलिए अगर प्रिजनर के साथ कोई ऑफेंस हुआ है और उसके तो उसकी फैमिली को भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा और ट्रायल वैसे ही चलेगी जैसे किसी नॉर्मल पर्सन के साथ कोई ऑफेंस हुआ हो। ये जो आपके तीन केसेस हैं, केवलपति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये तीनों बात करते हैं प्रिजनर्स की राइट्स एज अ विक्टिम। अगर प्रिजनर के साथ कोई ऑफेंस होता है तो उसकी क्या राइट है एज अ विक्टिम, इसकी बात करते हैं ये तीनों केसेस। फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये हुआ था कि एक वो था, एक प्रिजनर था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी वजह से वो इंसान मर गया। जो जो प्रिजन अथॉरिटीज थी वो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाई और उसको करेक्ट टाइम पर मेडिकल एड प्रोवाइड नहीं हुई। तो यहाँ पर बोला गया कि स्टेट ऑफ बिहार को बोला कि आप कॉम्पेंसेशन पे करो कि आपने कैसे प्रिजनर का ध्यान नहीं रखा और उसको कैसे टाइमली मेडिकल एड प्रोवाइड क्यों नहीं हुई, ठीक है। फिर खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या था, एक बहुत ही हीनियस जेलर था, वो जितने भी प्रिजनर्स थे सबकी आंखें फोड़ देता था। तो जैसे ही ये चीज पता चली तो ऑब्वियसली उस जेलर को तो निकाला ही गया और स्टेट ऑफ बिहार को काफी ज्यादा डांट पड़ी और उनको कहा गया कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको बहुत ह्यूज सम्स में आप कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फिर यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990,
भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड केस है। भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें 1984 में हुई थी भोपाल में गैस ट्रेजेडी से। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से लीक हो गई थी, और ऑलमोस्ट 25,000 लोग थे जो भोपाल में मर गए थे, और बहुत सारे लोग थे जो इससे पीड़ित हुए थे। उन सभी की एक लिस्ट प्रिपेयर की गई थी, और उन सभी को कॉम्पेंसेशन दिया गया था इस केस में। ठीक है। फिर है सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015। इसमें ये हुआ था कि एक बच्चा था जो किडनैप हो गया था, और जो जिसने किडनैपिंग की थी वो रैंसम में 50 लाख रुपए मांग रहा था, बट जो पिताजी थे उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए थे। वो 10 लाख रुपए लेके गए किडनैपर को देने के लिए, तो किडनैपर ने बच्चे का भी मर्डर कर दिया और बाप का भी मर्डर कर दिया। इसके बाद जो इनकी वाइफ थी या जो मदर थी, वो गई कोर्ट में, और उसने और जो वो था, जो अक्यूज था वो स्केप था या absconding था और मिल नहीं रहा था, और जो दूसरा इंसान था जिसको अक्यूज पाया गया उसका अक्विटल हो गया। तो इस सिचुएशन में जो मदर या वाइफ थी उसको कोई रिलीफ नहीं मिली, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही अक्यूज जो आपका है वो अक्विट हो गया हो, या भले ही अक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग हो, उस सिचुएशन में भी आप मदर को यहाँ पर कॉम्पेंसेशन दोगे। तो मदर को यहाँ पर कॉम्पेंसेशन दिया गया था, इवन दो अक्यूज का अक्विटल हो गया था। ठीक। फिर है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया था कि जब भी कोई क्या है एसिड अटैक विक्टिम है, लक्ष्मी के साथ एसिड अटैक हुआ था, एसिड अटैक की अगर कोई विक्टिम है तो उसको मिनिमम 3 लाख रुपीस का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। ठीक है। मिनिमम कॉम्पेंसेशन 3 लाख रुपए का दिया जाएगा एसिड अटैक विक्टिम को। ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर आया आपका रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये हुआ था कि रुदल शाह जो है वो अक्यूज था फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ हिज वाइफ। 14 साल तक अंडर ट्रायल रहा रुदल शाह। 14 साल तक अंडर ट्रायल रहा, और उसके बाद उसका क्या हुआ, अक्विटल हो गया। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया और बोला कि स्टेट ने मुझे 14 साल तक, जो कि मोस्ट केसेस में ओरिजिनल टर्म होता है मर्डर के लिए, अगर मर्डर का रेमिशन हो जाता है, मर्डर में अगर आपको लाइफ सेंटेंस मिले और रेमिशन हो जाता है, तो आपका ओरिजिनल टर्म ही 14 साल का रहता है। और यहाँ पर इन्होंने मुझे 14 साल तक ट्रायल में रखा और उसके बाद अक्विट कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रुदल शाह जो है वो आपका स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की प्रॉब्लम की वजह से विक्टिम बना, और इसलिए रुदल शाह को यहाँ पर कॉम्पेंसेशन दिया गया। फिर भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भीम सिंह क्या थे, ये एक जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, और इनको अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया था, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो डिबेट्स थी या जो सिटिंग थी उसमें पार्टिसिपेट करने से रोक लिया गया था। तो इस अनलॉफुल डिटेंशन के लिए यहाँ पर 1985 में, सोचो कितनी पुरानी बात है ये, और रुदल शाह भी देखो 1983, ये भी कितनी पुरानी बात है। तो यहाँ पर भीम सिंह को 50,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया गया था फॉर अनलॉफुल डिटेंशन। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट तो बहुत टाइम से जागा हुआ है। 1985, 1983, 1981 में दिया था प्रिजनर्स को कॉम्पेंसेशन, पर हमारा जो लेजिस्लेचर है वो काफी देर से सो के जागा है। तो ये थी हमारी कहानी विक्टिमोलॉजी की। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड आई ऑल्सो होप दैट यू एंजॉयड द लेक्चर, ऑल्दो आई वॉज slightly sick today. But that is it from my side, guys. अगर आप हमारे साथ प्रेपरेशन करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी एलएलएम की, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन सभी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स को भी, तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ सीयूईटी पीजी नहीं, बट अगर आप क्लैट पीजी, एलेट पीजी, या इस तरीके के कोई भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी लॉ ऑफिसर एग्जाम की भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स इस पे जाके, लॉ पीजी पे जाकर एलएलएम को क्लिक करके, या फिर अगर आप लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे लॉ ऑफिसर एग्जाम्स को सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पर हमारे जो भी अपकमिंग एंड रनिंग कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।